आज का जो टॉपिक रहेगा ओरिएंटेशन इनटू एडवोकेसी। जो ओरिएंटेशन इनटू एडवोकेसी बेसिकली इट इज फॉर द न्यू एडवोकेट्स, सभी युवा साथियों को पता लगे कि हाउ टू ओरिएंट देमसेल्फ इन द प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी। एडवोकेसी को सबसे पहले भी हमें समझना होगा कि एडवोकेसी है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद चीजें आती हैं कि भाई आपका बिहेवियर इन द कोर्ट विद योर फेलो एडवोकेट, योर क्लाइंट, विद द जुडिशियल ऑफिसर, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद इशू फाइंडिंग, लैंग्वेज, द मैनी अदर थिंग जो हमारे डिटेल में हमारे युवा साथी आप सभी को बताएंगे। आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो हमारे बार का यूट्यूब चैनल है, इस पर भी इसको हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी रहेगी। जो आपके जितने साथी हैं उनको इसे शेयर करें और हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप आज के हमारे जो की स्पीकर हैं, और आपके बीच में ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री अजय नैन जी। वह मंच पर आए और संबोधित करें। श्री अजय नैन। सो ये टॉपिक ओरिएंटेशन इनटू एडवोकेसी कहाँ से आया? प्राइमरीली मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, जो मुझे, और ये जनरली कहा भी जाता है कि वकील बनना है तो 4 से 5 साल का समय लगेगा। सो मेरा सवाल ये था, मैं इन 4 से 5 सालों को छोटा कैसे कर सकता हूँ ताकि लोगों को रोज जो वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं यहाँ आकर, उनको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मिले और वो डेली अपनी लर्निंग्स को एसिमुलेट अच्छे से कर सकें। सबसे पहली बात जो सुनने को मिलती है जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं या कॉलेज के टाइम में भी, कि एडवोकेसी इज अ नोबल प्रोफेशन। कितने लोगों ने ये सुना है कि वी आर इनटू अ नोबल प्रोफेशन? बट कितने लोग ऐसा मानते हैं कि नोबिलिटी इज स्टिल देयर? सो मुझे दिख रहा था कि कुछ हाथ कम हो गए। जितने पहले सवाल पे उठे थे उतने बाद में नहीं उठे। उसका कारण क्या है? आप कहीं रेंट पे रूम या घर लेने जाते हैं, वकील हो, नहीं जी, रूम नहीं देंगे। दिस इज अ प्रैक्टिकलिटी। अभी एक भाई मिला था, वो कह रहा था कि अपनी शादी की बात बता रहा था कि मैंने दहेज नहीं लिया। उसका पॉइंट ये था, वो कहता तुम एक वकील को अपनी लड़की दे रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये भी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि वकील के घर शादी करते हुए लोग घबरा रहे हैं। सो वेयर इज दैट नोबिलिटी? वो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में, हमारे बिहेवियर में, हमारे सोशल कंडक्ट में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है, जिस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आई कॉल एडवोकेट्स एज चैंपियंस। आप लोग चैंपियंस हैं। किसके? जो एक एग्रीव्ड इंसान आपके पास आया है अपनी प्रॉब्लम्स लेके। क्रिमिनल केसेस में देखा जाए तो इट इज स्टेट वर्सेस XYZ। तो आपके पास इतनी शक्ति है कि आप पूरे स्टेट से लड़ जाते हैं एक इंसान के लिए, पूरे सिस्टम से आप लड़ते हैं। एंड इफ यू गो टू हायर लेवल्स, इवन यूनियन ऑफ इंडिया, दैट मच पावर लॉ हैज गिवन टू यू। इसीलिए यू आर चैंपियंस इन ट्रू सेंस। हमें आपस में समझ आता है नहीं आता, हम अपनी पेट कमाई के लिए आए हैं, लेकिन एक इंसान जो पूरे धक्के खा के आया हुआ है, हर जगह से उसे निराशा मिली है, वो आपके पास आता है एक उम्मीद से कि कुछ रिलीफ ये मुझे दिलवा सकता है। जजेस को भगवान माना जाता है, उस भगवान से लड़ने की क्षमता हमें दी गई है। इसीलिए यू आर चैंपियंस।
कहते हैं वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। कितने लोगों ने ये सुना है? लॉयर्स, एडवोकेट्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करता हूं। वी आर ऑफिसर्स ऑफ द लॉ, वी आर फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, we have to assist the court. We are officers of the law, friends of the court, champions of the clients, and lastly influencers of the society. हमारे कुछ करने या ना करने से, कमीशन एंड ओमिशन लॉ जो कहता है, सोसाइटी पे बड़ा इंपैक्ट आता है। वन ऑफ देम इज मैट्रिमोनियल केसेस, जो हम रोज देख रहे हैं, राइज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी के बिंदु हमारे ऊपर रखता है, डू नॉट फाइल फ्रिवलस केसेस। आप झूठी कंप्लेंट्स ना बनाएं, उसमें हम असिस्ट करते हैं। हम सीधा ये राय देते हैं कि आ जाओ जी, सामने वालों को रगड़ देंगे, या हम ये कोशिश करते हैं जी पहले और कोशिश करो, घर बसा लो। दैट इज द पॉइंट, वी कैन इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड अदर एरियाज एज वेल। इसीलिए इस बात को तो यंग लॉयर्स कम से कम अपने मन में लेके चलें, जो नए नए कॉलेज से आए हैं और ये सोच रहे हैं मैं कहाँ आ गया हूँ। यू आर एक्चुअली चैंपियंस। आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और आप इसको बखूबी निभाएं। सो आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर हिसारबाद एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा, आप किस धरती पे आए हैं, किस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वकील बन तो गए हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं अगेन सेम क्वेश्चन, मैं सही जगह हूं या नहीं। वी आर सिटिंग इन अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेस, वी हैव अ हाई प्रिविलेज ट्रेडिशन बिहाइंड अस। सो खुद को जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, खासकर सोसाइटी में जाते हैं, तो हल्का मत समझें। ब्रीफ हिस्ट्री और एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हिसार से जुड़े हुए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। द गाइडिंग लाइट फॉर एडवोकेट्स, हमें क्या, किस गाइडेंस के साथ चलना है, किस हिसाब से खुद को कंडक्ट करना है इन द सोसाइटी, हमारे कलीग्स के साथ, विद इन द कोर्ट्स और क्लाइंट्स के साथ। बार और बेंच का क्या कल्चर है, मैं अगेन बात करूंगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की बात करूंगा। हर बार का, हर कोर्ट का अपना कल्चर है। मैं हमारी कोर्ट से उदाहरण देना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा द ब्यूटीफुल कल्चर जो हम लोग ग्रूम कर रहे हैं फ्रॉम ओल्ड टाइम्स। फैमिलियराइजेशन विद द फोरम। एक नया बच्चा कॉलेज से आता है तो उसको अभी तो यही पता है कि ये कोर्ट्स हैं, यहीं जाना है, 20, 25, 22 जो भी हैं, और यहाँ से ही हम डील करते हैं। बट कुछ एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स भी हैं, कुछ जगहें और भी हैं जो धीरे धीरे जाके आप रियलाइज करते हैं। वो एक ओवरव्यू मैं आपको इस जगह का अभी देना चाहूंगा। हियरार्की एंड स्ट्रक्चर, कोर्ट्स की सेटिंग क्या है, हियरार्की क्या है। प्रोसीजर इन प्रैक्टिकल, हम एक क्रिमिनल प्रोसीजर से डील कर रहे हैं या सिविल प्रोसीजर से डील कर रहे हैं, जो सवाल आप आते ही पूछते हैं भाई मैं किस साइड जाऊं, क्रिमिनल साइड के लॉयर के साथ बैठना शुरू करूं या सिविल साइड के। वो रोज आप PWs देख रहे हैं, RWs, DWs देख रहे हैं, वो हो क्या रहा है। एंड अगेन हाउ टू डील विद योर क्लाइंट्स, हाउ टू डील इन केसेस। कुछ टर्म्स हैं जो मोस्ट ऑफ यू, काफी सीनियर लॉट दिख रहे हैं, आपको पता होंगी। मैं, माय मेन फोकस वाज दोस्त जो सीधा कॉलेज से अभी नए नए आए हैं। कुछ टर्म्स उनके ऊपर भारी भारी आती हैं पढ़ते हुए या कोर्ट में सुनते हुए, उनका मतलब क्या है। एंड लास्टली देयर इज सेशंस बाय सीनियर्स, वो हो ही रहा है। इससे मुझे याद आया, कुछ दिग्गज सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टालवार्ट्स ऑफ दिस बार हैव ऑलरेडी स्पोकन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। मैं उन सब के आशीर्वाद से और उन सबको प्रणाम करते हुए ये शुरू करना चाहूँगा, और मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड लास्टली, ये सिर्फ मेरे अनुभव नहीं है, मैं एक चीज़ और एश्योर करूँगा,
आई हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो कि मैं अपने सीनियर्स के पास गया, उनसे भी मैंने व्यू पॉइंट्स लिए कि आप नए यंग लॉयर्स को क्या एक गाइडेंस, एक गाइडिंग लाइट देना चाहेंगे, वो भी मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए। सो हिसार, कोर्ट्स एट हिसार गो बैक टू 1832। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कोर्ट्स, मतलब नॉट इन दिस लोकेशन बट हिसार में कोर्ट इस्टेब्लिश थी, देन विच वर अपग्रेडेड टू सेशंस इन 1915 जब गांधी जी इंडिया आए। भिवानी, सिरसा, गुरुग्राम एंड फतेहाबाद वो हिसार के अंडर आते थे। 1956 सब डिविजन कोर्ट्स एट हांसी वर established. Sad demise of Dr. B.R. Ambedkar in that year. Present court complex was granted to us or given to us by the then CM late Shri Bansi Lal ji in 1973, and 2015 में ये नई बिल्डिंग जहाँ मजिस्ट्रेट्स बैठते हैं वो कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए। Again, post that War of Independence, District Bar Association at Hisar was formed. Then these are the personalities which I wanted to talk about. जो मैं कह रहा था कि हम एक old tradition से और eminent personalities से जुड़े हुए हैं। So पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी इस बार से ताल्लुक रखते हैं। पंडित मदन मोहन मालविया का भी इस बार एसोसिएशन से एसोसिएशन रहा है। ठाकुरदास भार्गव जी एमपी रहे हैं, वो भी इसी बार से बिलोंग करते थे। चौधरी बंसीलाल चौधरी, इंदर सिंह नैन, he has been an MLA, Justice DS Lama, Justice Ramendra Jain, and Justice Suryakant, who will be soon Chief Justice of India, has also walked these galleries, जिन गैलरीज में, जिन कोर्ट्स में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस ट्रेडिशन के साथ आप चलते हैं। सो जब भी आप सोसाइटी में जाएं, मैं फिर से कहूंगा अपने आप को कम मत समझें। सो जैसे ही आप कॉलेज से आ गए हैं, आपने खुद को एक एडवोकेट शिप में एनरोल कर लिया है, एडवोकेट्स एक्ट आप पर लागू हो जाता है। वो कहते हैं लव इज इन द एयर, अभी फरवरी में काफी सुनोगे। आई से लॉ इज इन द एयर, हर जगह चल रहा है, हर जगह है, हर चीज में है, ढूंढें तो सही। चैप्टर 3, 4 एंड 5 आर इनिशियली इंपॉर्टेंट। आप एडमिशन एंड एनरोलमेंट करवाते हैं। राइट टू प्रैक्टिस अंडर चैप्टर 4, कमाल की बात यह है, कानून कहता है यू आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ। आप एंटाइटल्ड हैं, एंड ओनली एडवोकेट्स इज द क्लास ऑफ पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ, विच इन सम अदर कंट्रीज आपको कुछ चीजें ओपन कर देता है। चैप्टर 5 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड कोड, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, जिसके लिए बार काउंसिल ने रूल्स बनाए हैं। सो एक सीनियर ने मुझे दिशा दिखाई कि जब भी आप बात करें तो ये कहना कि कॉलेज से कोर्ट में आए हो, अब क्या करोगे। सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि सीनियर किसके पास बैठ रहे हैं, किस साइड में प्रैक्टिस करना है, उस हिसाब से आप सीनियर देखेंगे और रेगुलर बेसिस पे कोर्ट्स में जाना शुरू करेंगे। वकील बनते ही कुछ ड्यूटीज आपके पास, आपके ऊपर आ जाती है। हमें एंटाइटल तो है लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, बट साथ ही कानून आप पर कुछ ड्यूटीज डालता है। अगर फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ना करने से क्या होगा। ना करने से वो हो रहा है जो मैंने शुरुआत में बताया था कि सोसाइटी में हमारी इमेज क्या हो चुकी है। एंड जितने भी आप सीनियर रेप्यूटेड लॉयर्स हिसार में या बाहर देखेंगे, उनको आप इन मापदंडों पे देख लेना। शायद वो कॉन्शियस हैं इस बारे में या नहीं है, बट उनके कंडक्ट में ये चीजें आपको झलकेंगी, इसीलिए ओवर द टाइम वो वहां तक पहुंचे हैं। सो फर्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टू द कोर्ट। कोर्ट में कैसे पेश आना है,
पेश बाद में आएंगे, पहले अपीयर हो रहे हैं तो व्हाट शुड बी योर ड्रेसिंग, आप किस यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, वो भी एक प्रोफेशनल कंडक्ट शो कर रहा है या नहीं। आप कोर्ट के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या आराम से बात कर रहे हैं। जब मैं एज अ फ्रेश लॉयर आया था तो पम्मी बाबू जी ने एक लेक्चर लिया था उस टाइम फॉर यंग लॉयर्स। एक बात उन्होंने कही थी जो मुझे आज तक मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूं। ही सेड, जो आपके पास आया है एज अ क्लाइंट बन के या राय लेने, वो अपनी लड़ाई करके आ चुका है, वो लड़ चुका है उसने जितना लड़ना था। आपके पास आया है, आपको भी जाके कोर्ट में वो काम नहीं करना, आपको तो जज से रिलीफ लेना है। वो क्या लड़के लेंगे या अपनी तहजीब से लेंगे, वो सोचने वाली बात है। सो देर आर सर्टेन ड्यूटीज जो आप बार काउंसिल ऑफ रूल्स पढ़ेंगे, बहुत एलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड है और बहुत अच्छी हैं, मुझे तो पढ़ के बड़ा मजा आया, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं। देन देर इज सम ड्यूटी टू द क्लाइंट। आप झूठ बोल के फीस ले रहे हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करके फीस ले रहे हैं, उसको अंधेरे में रख रहे हैं, या उसको सारी चीजें क्लैरिटी से डिस्क्लोजर कर रहे हैं, ये चीजें सोचने वाली हैं। कभी कभी आते ही एक ही होता है, भाई मेरे को तो कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है। शुरुआत में ये क्वेश्चन हर किसी के सवाल में जहन में उठता है कि मेरे को तो आज कुछ हुआ ही नहीं, कोई क्लाइंट आया ही नहीं। लोग ये भी कह सकते हैं, भाई यू बिलोंग टू यू आर अ सेकेंड जनरेशन लॉयर, तो ये सवाल आपके जहन में नहीं आता होगा। बट मैं सोचता जरूर हूँ दैट देर आर सर्टेन पीपल जिनको रोज चाय पानी का भी शायद मुश्किल होती हो जब वो आप शुरुआत में आए हैं। एंड इट इज सेड ऑल्सो, 5 साल तो आप भूल जाएं। 5 साल तक अगर आप आ सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल इनकम और फिर भी सस्टेन कर सकते हैं तो आप इस फील्ड में आए, अदरवाइज आप नौकरी की तरफ जाएं। दिस इज नॉट द फील्ड फॉर यू। देन देयर कम्स द ड्यूटी टू द क्लाइंट। आप वो जो पैसा उससे ले रहे हैं वो क्या कह के ले रहे हैं और उसके साथ डीलिंग कैसी कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन इज अबाउट ड्यूटी टू द ओपोनेंट, जो आपके ऑपोजिंग क्लाइंट है एंड काउंसिल है। वन ऑफ द थिंग्स दे से इज, आप डायरेक्टली उस अपोजिट क्लाइंट से बात नहीं करेंगे। अगर उसने एक काउंसिल एंगेज कर रखा है, यू टॉक थ्रू दैट काउंसिल। क्यों? एक तो क्लाइंट आपको कहेगा भाई दूसरे से जाके मिल लिया, ये आजकल बड़ी शिकायत है। यहाँ पे कम है, शायद हायर लेवल्स पे और ज्यादा है, भाई वकील मिल गया, कोई इक्का दुक्का होता भी होगा, दैट पुट्स अ ब्लेम ऑन द होल फ्रेटर्निटी। सो देर आर ड्यूटीज ऑन दैट साइड ऑल्सो। ओपोनेंट इज इन द कोर्ट, कोर्ट के बाहर हम हैं कलीग्स। ये ट्रेडिशन इस बार का सबसे प्यारा है, जो मैं बाहर भी निकला हूँ, कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी गया हूँ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूँ। बट द बॉनहोमी, जिस प्यार से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एज कलीग्स रहते हैं, ठीक है ये भी एक मार्केट है, कंपटीशन भी है, बट जो हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हैं और जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ रिश्तों में रहते हैं, वो इस बार का बहुत प्यारा है एंड काबिले तारीफ है। और एम्बाइब उसको फॉलो करने का बड़ा ज़रूरत है। देन देर आर ड्यूटीज, आप अपनी फीस देते रहें। इस पे एक बड़ा रिसेंट अच्छा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो पहले इन्फ्लेटेड फीस नए वकीलों से लिया करते, वो बहुत कम हो गया है, विच इज़ अ वेलकम स्टेप। ड्यूटी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग लॉयर्स, दिस इज अपॉन द सीनियर्स। कोई आपके पास आ रहा है तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उसके लिए कुछ फीस ना चार्ज करें। टू रेंडर लीगल एड, दिस इज फॉर दोज जो एक ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं जो मोटी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। क्या आप अपनी सर्विसेज उनके लिए भी ओपन रखना चाहते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल सोचने लायक है। करना चाहिए, बट अगेन इट इज अपॉन इंडिविजुअल। एंड द लास्ट ड्यूटीज,
रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर एम्प्लॉयमेंट्स। आप वकील का लाइसेंस लेकर अगर किसी और एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज डिनाइड। सो एक चीज मेरे सामने आई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक यूएस के जस्टिस हुए हैं, जस्टिस एडवर्ड एबर्ट पेरी। उन्होंने एक किताब लिखी, द 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। 7 लैम्प्स हैं जो आपके लिए गाइडिंग लाइट हैं। दे आर ऑनेस्टी, जो टू द कोर्ट, टू द क्लाइंट ड्यूटीज थी, टू द ओपोनेंट्स। आपके कंडक्ट में आप ऑनेस्ट हैं या नहीं, या आप झूठ और फरेब का रास्ता अपनाते हैं। दैट शुड बी योर फर्स्ट गाइडिंग फैक्टर। यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड द प्रोफेशन एंड योर क्लाइंट। करेज, जैसा कि मैं कह रहा था, आप पूरे स्टेट से, पूरे सिस्टम से अपने क्लाइंट के लिए लड़ते हैं और उसके लिए रिलीफ लेकर आते हैं। दैट शुड हैव एन एलिमेंट ऑफ करेज। करेज का मतलब ये नहीं है जाके लड़ना शुरू कर दो सामने वालों के साथ या जज के साथ, बट यू शुड नॉट अफ्रेड। पर्सनल इंटरेस्ट या किसी डर के वजह से आप खुद को बैकस्टैप ना करें। ये एक शब्द इंडस्ट्री यहां लिखा हुआ है जिसका मतलब है हार्ड वर्क। जिस भी सीनियर से मैं मिला आज के बारे में, आज के सेशन के लिए इनपुट लेने के लिए, हर किसी ने यही कहा, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। उस पे आगे भी मैं बताऊंगा। इट शुड बी कंसिस्टेंट, डेली बेसिस पे आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं, खुद को अपस्किल कर रहे हैं या नहीं। दैट विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, वो आपको भीड़ से अलग करेगा। विट, विट मतलब हाजिर जवाबी, जो यहाँ पे हरियाणा में तो खासकर कहने की जरूरत नहीं है, बट हाजिर जवाबी इन व्हाट सेंस? इन लाइटर सेंस, ना कि मुंह तोड़ के वापस आती है जवाब दे देना, बट माहौल को लाइट करना, ऐसा कहते हैं। विट एक ऐसी चीज है, हाजिर जवाबी एक ऐसी चीज है जो जज को एक नेगेटिव कोर्स पे जाने से रोक सकती है, जहां की एक बहुत लॉजिकल आर्गुमेंट और एक अथॉरिटी शायद फेल कर जाए, मगर एक मौके पे दिया हुआ हाजिर जवाब माहौल को लाइट करता हुआ आपके फेवर में डिसीजन दे सकता है। ये मौके पे चौके मारने वाली चीज है। देन देर इज इलोक्वेंस। इलोक्वेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें, वो है नजाकत। आपकी आर्ग्यूमेंट्स में या आपके लहजे में, बात करने के तरीके में एक नजाकत है, या खैर ये एक ऑक्सीमोरॉन है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणवी में कहा जाता है लठ मारते हैं। लेकिन अगर आप अपने बात करने के तरीकों को थोड़ा सा तहजीब में ले आए, या एक अच्छी प्रेजेंटेबल वे में आप अपनी आर्गुमेंट करें, तो डेफिनेटली रिलीफ कैन कम इफ इट इज अवेलेबल, इफ इट इज फिजिबल, जज आपको देगा। देन देर इज जजमेंट। जजमेंट वो अथॉरिटी नहीं जो आप कोर्ट में दे रहे हैं। जजमेंट इन द सेंस ऑफ केस, क्या डिफेंस लेना है, क्या नहीं लेना, क्या चीज प्रेजेंट करनी है, क्या चीज छुपानी है। दैट जजमेंट, हाउ यू विल टेक योर केस टू द लॉजिकल एंड, उस चीज की प्लानिंग आप शुरुआत से ही अपने सीनियर्स को देखते हुए दिमाग में रखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे वो स्किल आप में डेवलप होगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ही स्पीक्स अबाउट फेलोशिप। जैसा मैंने कहा, कोर्ट में ओपोनेंट है, कोर्ट के बाहर ही इज योर फेलो। यहाँ पे एक दो बातें मैं और कहना चाहूंगा जो काफी सीनियर्स ने मुझे कहा भी। आप यहाँ पर आए हैं, या जिस भी बार में आप ज्वाइन करते हैं, आप एक फैमिली में जा रहे हैं। इलेक्शंस का टाइम आएगा तो आप सुनोगे भाईचारे का इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है। सो मैं मेरे पर्सनल एथोस यही रखता हूं, दैट आई एम इन अ फैमिली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं शायद अपने सीनियर्स की जगह मैं एल्डर्स बोलता हूं कि मेरे बड़े हैं। इवन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स आई विल स्पीक, दीज आर माय एल्डर्स, माय एल्डर हैज डन दिस। दैट फेलोशिप जितनी आप इम्बाइब करेंगे अपने अंदर, या आप मान के चलेंगे कि ये मेरा परिवार है, तो जैसा कंडक्ट आप घर में करते हैं अपने बड़ों के साथ, आप वैसा ही करेंगे। एक चीज शायद हर सीनियर को
अखड़ती है और काफ़ी बोलते भी हैं चैम्बर्स में या चाय पे जब बातें होती हैं। जो नए जूनियर्स आते हैं, इंटर्न्स हैं या नए जूनियर नए नए प्रोफेशन में आए हैं, एक हर कोर्ट के बीच में एक सीट्स लगी हुई हैं जहाँ सीनियर्स बैठते हैं, उसका भी एक डेकोरम है। द फर्स्ट सीट की ईदर साइड, जो फर्स्ट सीट है आइडियली दैट इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, द पीपी। वो पीपी की सीट होती है, बट जिन लोगों को पता नहीं है वो वैसे ही जाकर बैठ जाते हैं। उस सीट को हमेशा आप खाली छोड़ें, और अगर बैठना भी है, एग्जिजेंसी है, तो अगर आप पीपी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, पीपी साहब मैं बैठ सकता हूं क्या, इफ यू आर एंगेज्ड इन द केस, और वैसे पूछ के आप बैठते हैं, तो शायद आपका खुद का मान कोर्ट में भी बढ़ेगा और उस पीपी की नजर में ही बढ़ेगा, अपने कलीग्स में भी बढ़ेगा। देन इट कम्स फॉर द सीनियर्स, जो आपसे सीनियर हैं, जो एल्डेस्ट मेंबर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो वहां से बैठना शुरू करें। लास्ट में कोई सीट बचती है तो बैठें, वहां भी सीट नहीं है, बट आई पर्सनली फॉलो इज, अगर एक आधी सीट बची हुई है मैं उस सीट पे नहीं बैठूंगा, पता नहीं कोई सीनियर आए वो बैठ जाए, मैं साइड वाले बेंच पे बैठना फिर भी प्रेफर करता हूँ। दैट फेलोशिप वन शुड इम्बाइब, जितना आप उस चीज को अपने कंडक्ट में लेके आएंगे, आप एक अलग ही निखर के बाहर आएंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके कंडक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। देन ये तो 7 उन्होंने एनलिस्ट किए। हमारे जस्टिस वी कृष्णा अय्यर ने 8th लैंप बताया, दैट वाज टैक्ट। उस पॉइंट पर आपको क्या बोलना है आर्गुमेंट में, इस पॉइंट पर आपको कैसे डील करना है क्लाइंट के साथ, या एक पॉइंट पे आपको क्या बोलना है जज को, वो टैक्ट भी आप डेवलप करें। दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू मेनी डिफिकल्टीज। वो कहते हैं ना, एक नजर है इसकी यहाँ पे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो टैक्ट आप डेवलप करें। एंड आई लीव द लिस्ट ओपन, हर कोई अपने लैंप्स खुद क्रिएट कर सकता है, खुद के लिए एक वर्च्यू क्रिएट कर सकता है कि मैं वकालत में आया हूं तो मैं, मेरा ये एक गाइडिंग लाइट होगा। द बार एंड द बेंच हमारा सिम्बायोटिक कल्चर है। सिम्बायोसिस मतलब जिस तरीके से हिसार बार को बाहर भी अदर डिस्ट्रिक्ट बार्स आल्सो स्पीक हाई अबाउट आवर वे ऑफ डीलिंग विद द बेंच, हमें एक डोसाइल बार माना जाता है कि हम ज्यादा कन्फ्रंट नहीं करते बेंच को। बेंच के भी अपने चैलेंज हैं, वो भी आप ध्यान रखें, वो नजर भी आप रखें कि बेंच की तरफ क्या चैलेंज आते हैं। एज आई सेड, यू आर अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो बेंच को भी असिस्ट करना हमारा कर्तव्य है। बट बीइंग विद द बार, हाउ यू डील विद द बेंच, वो एक फाइन जर्नी है जो आपको धीरे धीरे समझ भी आएगी। अपने सीनियर्स को देखते हुए उनसे राय लेते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कल्चर ऑफ कॉपरेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, वी असिस्ट द कोर्ट्स ऑल्सो, जहां हमारा केस नहीं है किसी और का केस है, एंड कोर्ट्स आर ऑल्सो ओपन टू दिस, प्रोवाइडेड आप उनका फायदा ना उठाना शुरू कर दें। बेंच इस चीज से सबसे बड़ा डरता है कि ये बाहर जाके मुझे बेच तो नहीं आया। एक और सीनियर मेरा कह रहा था, आजकल ये हवा क्लाइंटेज में ज्यादा है, वकील क्या करना है, जज को कर लो। टू दिस लेवल द प्रोफेशन और द सोसाइटी हैज डिग्रेडेड, कि लोग ये बात कहना शुरू कर दिया है। आप उस ऑफर को एनकैश करते हैं या उसको वहीं दबाते हैं, ये ड्यूटी भी आपके ऊपर है कि बेंच के ऊपर कोई बात ना आए, वो जिम्मेदारी भी आपकी है। एंड आउट ऑफ द कोर्ट आप एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं या नहीं, जैसे जजमेंट्स की, लॉ पॉइंट्स की बात होगी, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, किसी दिशा में आप चले हैं, सिविल साइड, क्रिमिनल साइड, रेवेन्यू साइड, लेबर साइड, एमएसीटी साइड, मैट्रिमोनियल साइड, आप कहीं अटक रहे हो, तो आपके सीनियर्स आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मुझे या मेरे जितने भी साथी हैं, उसको ऐसा कोई सीनियर नहीं मिला जो उसको हेल्प ना करे। यहाँ पे वो गाइडेंस आपको रेडिली मिलेगी। एलिगेंस विद इलोक्वेंस, कुछ बार्स हैं जो बड़ी फेमस हैं, वहां जाओगे तो
बेंच भी बात करता हुआ डरता है, पता नहीं सामने से क्या बोल देंगे। बट एटलीस्ट हिसार बार को इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि पीपल स्पीक वेरी एलिगेंटली, बेंच के साथ बड़े प्यार से डील होता है, बात समझी भी जाती है, बात कही भी जाती है। दैट इज अ स्किल वन मस्ट डेवलप। द रैशनल रोल ऑफ रीजन, इट इज अ फील्ड जहां लॉजिक बहुत काम करेगा। रीजनिंग, हर आर्गुमेंट एक रीजन है, हर केस, हर इश्यू, हर ग्रीवेंस एक रीजन की वजह से हुआ है और एक रीजन ही उसको रिजॉल्व करवा सकता है। दैट टैक्ट, दैट स्किल, दैट जजमेंट वी मस्ट डेवलप। एंड देर आर चैलेंजेस, बार के लेवल के कुछ चैलेंजेस हैं, बार के बेंच के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, वो आप अपने सीनियर्स के साथ डील करते हुए, कभी स्ट्राइक होगी, कभी वर्क सस्पेंड होगा, कभी किसी की लड़ाई होगी, कुछ ऑफेंसिव काम होगा, हाउ टू डील विद दोज चैलेंजेस, वो भी आपको, क्योंकि रहना इसी फैमिली में है, दिस इज अ फैमिली, दो बर्तन है तो बजेंगे भी, वो डील करना भी आपको सीखना है। सो कोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ज़्यादातर मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो अपने स्ट्रक्चर को नहीं जानता, तो मैं इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। मैंने फ्रेश पर्सन्स के लिए एक स्लाइड बनाई थी कि सेशंस मजिस्ट्रेट्स कोर्ट हैं, डीएलएसए है, एडीआर है, कंज्यूमर फोरम है, तहसील है जहाँ पे ट्रेजरी है, मिनी सेक्रेटरीट, एसडीएम ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं, चैम्बर्स का एक आउटलाइन उनको देने की कोशिश की थी। देन देर आर अदर ऑफिसेज, डीए, कंप्यूटर रूम, वीसी, मैं ये सब एक्सप्लेन करना चाह रहा था फॉर यंग लॉयर्स। नाजिर ब्रांच क्या है, रिकॉर्ड रूम क्या है, कॉपिंग ब्रांच, इंग्लिश ब्रांच, बार रूम एंड कॉन्फ्रेंस। मुझे नहीं लगता इस ऑडियंस में से किसी को ये जानने की जरूरत है। अगेन गोइंग थ्रू द प्रमाइसेस, पुलिस पोस्ट है, बक्सी खाना है, माल खाना है। सो दिस इज द व्यू ऑफ द कोर्ट। जज सेंटर में बैठा है, एक साइड पे जनरली on the right side you will find readers and on the left side you will find stenos here। ये यू इंग्लिश कोर्ट का है। हमारे कोर्ट में सामने एक डायस होता है, वहां पर दोनों साइड खड़ी होती हैं। हियर ऑल्सो वन ऑफ द सीनियर्स टोल्ड मी कि लोग, जूनियर्स को ये भी नहीं पता अपने सीनियर के साथ जाकर खड़े कहाँ होना है। दैट शुड ऑल्सो बी टॉट। सो द साइड दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग, always stand on the side which is not in the center। अगर आप इस साइड पर खड़े हैं तो अपने सीनियर के इस साइड आए, नॉट ऑन दी अदर साइड। और अगर आपके सीनियर उस साइड पर जाकर खड़े हैं तो आप अपने सीनियर के उस साइड जाकर खड़े हों, सो दैट नॉट लीविंग द मिडिल साइड ओपन। हालांकि कभी कभी जगह नहीं होती, एक मेला खड़ा हो जाता है जाकर। देन द ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट विच आई एक्सप्लेन्ड, एक टर्म मुझे काफी टाइम बाद समझ आई थी, वो अहमद क्या है और नायब कोर्ट क्या है। एक सीनियर बड़ा जोकिंग वे में कह रहा था, कहते कि एक बंदा आया, उसको बोला, बाबूजी ने बोला होगा कि भाई नायब कोर्ट से ये पता करके आ। तो पूरे कोर्ट का चक्कर काट के बोला, जी सारी कोर्ट दिख गई, मेरे को नायब कोर्ट नहीं दिखे। नायब कोर्ट वाली कौन सी कोर्ट है, वो कोर्ट मेरे को नहीं दिखी। सो इट इज एन ऑफिशियल इन द कोर्ट, द पर्सन हु डील्स विद द पुलिस। पियोन है, अहमद हैं, कॉपिस्ट हैं। Then I wanted to explain to the young lot how the structure is, कि हर एरिया थानाज में डिवाइडेड हैं। थाना कम अंडर अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सीजेएम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। Then there is ACGM depending upon civil or criminal side, these are the heads। And then there are magisterial courts, उसमें कुछ स्पेशल कोर्ट्स डिफाइंड हैं जो कि एनआई एक्ट की हैं एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। उनके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशंस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस हैं, एंड उसमें कुछ स्पेशल कोर्ट्स डिफाइंड हैं। SC ST
एक्ट की चिल्ड्रंस कोर्ट अलग हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर वुमेन, फैमिली कोर्ट्स एंड एमएससीपीज. Then there are other officials to deal with, district attorney, ADAs, APPs, depending upon sessions level है या magisterial level है. The superintendent and the COC. Superintendent is the administrative assistant to the to the sessions judge, and COC is for the CJM. COC के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कल. मैंने ये टर्म तो नोट कर ली, सीओसी एक ऑफिशियल है. मैंने पूछा सीओसी की फुल फॉर्म क्या है. वी इवन आस्क्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट, जिन लोगों के कांटेक्ट में हम थे, वे सीओसी की फुल फॉर्म क्या कहते हैं, हमें भी आज तक नहीं पता. सो ही इज क्लर्क ऑफ द कोर्ट who assists the CJM for different functions, especially dealing with the orders of high courts and stuff. अलमद हैं जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं फाइल मैनेजमेंट में, सिविल एंड क्रिमिनल, प्रोसेस सर्वर, पैरोकार्ड्स. देन आई वांटेड टू टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर. जो यंग कोई स्पेशली डायरेक्ट कॉलेज से कोर्ट में आते हैं, वो रोज देखते हैं आज पीडब्ल्यूज पे केस लगा हुआ है. कुछ लोग केस पढ़ पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, पीछे खड़े होकर कुछ सवाल नोट कर जाते हैं, जी आज बाबूजी ने ये पूछा था. फिर नेक्स्ट केस में खड़े होंगे, वहां 313 चल रही होती है. नेक्स्ट केस में खड़े होंगे, वहां डीडब्ल्यू चल रहे होते हैं. नेक्स्ट केस में खड़े होंगे, वहां आर्गुमेंट हो रही होती है. सो ये कंप्लीट फ्लो इस्टेब्लिश होने में काफी टाइम लग जाता है कि कब क्या चल रहा है. सो आइडियली द फ्लो फॉर क्रिमिनल केसेस इज, कोई इंसान आपके पास एक ग्रीवेंस लेकर आया है, एग्रीव्ड है, जी एफआईआर होगी, वो एफआईआर लेके आएगा जनरली आपके पास. चालान होगा, कोर्ट में केस आएगा, तो वहां सबसे पहले चार्ज लगेगा एंड प्रोसिक्यूशन, जो कंप्लेनेंट साइड है, उसकी साइड से गवाही होनी शुरू होगी. वो अपने गवाह पेश करेगा, जी ये लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ये होते हुए देखा. एंड पुलिस ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंस, डॉक्टर्स हैं, वो सारे अपना केस प्रेजेंट करेंगे. उसके बाद एक्यूज्ड को मौका मिलेगा, तुझे बता भाई क्या कहना है. दैट इज अंडर 313 होती थी सीआरपीसी, नाउ इट इज 351 बीएनएसएस. उसके बाद डिफेंस साइड को मौका मिलेगा, हाँ भाई तुम बता तेरी क्या कहानी है. वो कुछ बताना चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो फाइनली अपनी आर्गुमेंट कर लेगा. इस बीच में बेल अप्लाई होनी है, कब होनी है, ये एक काफी चीजें जो नए लॉट कर रहे हैं आजकल, कुछ केसेस में पुराने भी कर देते हैं. एफआईआर आते ही बेल लगा देते हैं, जस्ट टू ग्रैब दैट केस, कि जी बेल लगा देंगे, विच इज अल्टीमेटली डैमेजिंग टू द क्लाइंट. हमारे शायद एक दिन की फीस आ गई, लेकिन उसका आगे तक का ट्रैक रिकॉर्ड आप डैमेज कर देते हैं. सो व्हेन यू आर विद योर सीनियर्स, एटलीस्ट इतना समझें, या जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे एटलीस्ट इतना आप, अगर आपको नहीं पता है तो, रादर देन फॉल्स प्रॉमिसिंग अ क्लाइंट कि जी बेल करवा देंगे, उसकी बजाय आप ये पूछ लें कि इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता. एटलीस्ट क्लाइंट से लेके बैक एंड पे अपने सीनियर से कंफर्म कर लें, कम से कम उस इंसान का डैमेज ना हो जो अंदर बैठा है. एक बार बेल कैंसिल हो जाती है तो आगे तक के लिए कोर्ट्स रिलक्टेंट हो जाती हैं उसको बेल देने में. सो कितना वेट करना है, कब ये मूव करना है, ये भी बड़ा टैक्टफुल काम है, वो विद प्रैक्टिस आएगा. डू नॉट जंप द लाइन. दिस आई से विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, बाहर जाके लोग कहते हैं वकील तो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं. दैट कम्स एज अ बैड इंप्रेशन द होल फ्रेटर्निटी. एंड इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस होती हैं, कभी 311 लगा दी, कभी एडिशनल एक्यूज बुलाना है, वो कब लगाना है, कैसे लगाना है, दैट यू विल लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स अगेन. एंड देयर इज एन ऑल्टरनेट रूट. कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो, भाई पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, हमने भी कंप्लेंट लगाई थी, लेकिन कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तफ्तीश नहीं हो रही. सो यू कैन टेल देम देयर इज एन ऑल्टरनेट रूट ऑफ कंप्लेंट केसेस. वो कैसे प्रोसीजर चलेगा, दैट अगेन यू शुड हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड सीनियर से पूछने के लिए.
मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं सरदर्दी बढ़ा रहा हूँ बेसिकली सीनियर्स की चीज़ें दे दे के, ताकि जूनियर्स अपने सीनियर्स को जाके परेशान करें। सिविल साइड की जो प्रोसीजर है एज अ होल फ्लो वुड बी, एक इंसान अपना दावा डालने आपके पास आता है, जो कि आपको बोलता है कि जी मेरा ज़मीन का ये किस्सा हो गया है, या मेरे साथ नाली का ये झगड़ा है, प्रॉपर्टी का ये झगड़ा है। वो आप प्लेंट तैयार करके डालेंगे, सामने से जवाब एज अ रिटन स्टेटमेंट आएगा, उसमें से आपको कुछ और कहना है तो रिजॉइंडर। कोर्ट्स विल फ्रेम द इश्यूज, किन मुद्दों पर बात करनी है, एंड एविडेंस होगा प्लेंटिफ के हक में होती है वो एग्जीक्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सारे खेल में आपकी अप्रोच क्या होगी? 4 शब्द मुझे समझ में आए, 2 मुझे मेरे सीनियर ने दिए, 2 मुझे शुरुआत में किसी ने बताए थे, वो ये 4 मैं लेकर चल रहा हूं। फर्स्ट इज परसिवियर एंड अप्लाई। क्या आप कंसिस्टेंटली अपने आप को इस प्रोफेशन में इंगेज कर रहे हैं, एंड कंसिस्टेंटली आप कुछ ना कुछ सीखने की तलब रख रहे हैं या नहीं? दैट विल बी द डिफाइनिंग फैक्टर आपको एक नॉर्मल वकील से बढ़िया वकील बनाने में। सेकेंडली, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं अपने गुरु से, या जो सीखा है अपने सीनियर से जो सीखा है उसको अप्लाई कर रहे हैं, नहीं खुद को उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। दैट विल बी द रिमार्केबल डिफरेंस। सेकेंडली इज, क्या आप फेयर और सिंसियर हैं इस प्रोफेशन के लिए? फेयर खुद के साथ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? फेयर क्लाइंट के साथ, क्या आप उसको झूठे वादे कर रहे हैं या उसको सारी चीजें सामने रख रहे हैं? कभी कभी ये भी होता है क्लाइंट्स सच नहीं सुनना चाहते, उनको तो रिलीफ चाहिए कुछ भी करके, बट फेयरली उसको आप कैसे डील करते हैं? एंड सिंसियरली क्या आप अपना काम निभाते हैं, यानी फीस लेके कोर्ट में जा रहे हैं या नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। वकील फीस तो लेता है जी, कोर्ट में नहीं पहुंचा। सो दैट सिंसियरिटी आप अपने प्रोफेशन और इसकी तरफ रखेंगे तो आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिलेगा ओवर द ईयर्स। अगेन, दिस इज नॉट अ गेम ऑफ 2 days, दिस इज अ मैराथन। एक ने कहा था, एक सीनियर ने मुझे बोला, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट रेस। ये स्प्रिंट नहीं है जो 100 मीटर भागे और रुक गए, ये एक मैराथन है जो हर रोज दौड़नी पड़ेगी। कितना प्रॉमिस करना है क्लाइंट को? अगेन, माय सीनियर टोल्ड मी कि ये जो प्रॉमिस कर देते हैं जी, बेल मैं दिलवा दूंगा, जो एक कॉन्शियस वकील होगा जो ऊपर वाली चीजों को मान रहा हो, ये कभी प्रॉमिस नहीं करेगा जी मैं ये रिलीफ दिलवा दूंगा आपको। वो ये जरूर कह सकता है कि मैं कोशिश करूंगा, बट अगर कोई ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये चीज करवा दूंगा, देन वो थोड़े टाइम के लिए तो सक्सीड हो सकता है, नॉट इन द लॉन्ग रन। कितना चार्ज करेंगे? मुद्दा फीस का है। कितना चार्ज करेंगे? अपनी फीस का एक स्टैंडर्ड रखेंगे, या वो अपने देसी भाषा में कहते हैं माथा देख के टीका लगाना, इंग्लिश वाले उसको डीप पॉकेट थ्योरी कह देते हैं, जितनी भारी जेब है उतना मांग लो? या इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन डील करेंगे? या कोई ऐसा आपके पास इंसान आया है जिसके पास फीस देने को नहीं है, क्या आप उसको भी असिस्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं? इन बारे में आपको सोचना है। एंड हाउ यू डिलीवर द आउटकम, क्लाइंट के साथ डील करते हुए आप उसको रिजल्ट तक कैसे लेकर जाते हैं? एटलीस्ट वो संतुष्ट है कि आपने अपना पूरा काम किया या नहीं, रिजल्ट जैसा भी आए वो अपने हाथ में नहीं है। ये अगेन कुछ टर्म्स थी जो शायद यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल आर वेल प्लेस्ड इन देयर प्रैक्टिस। ये कुछ सेशंस थे, जो कुछ सेशंस हो चुके हैं मेरे सीनियर्स के। मैं आई रिक्वेस्ट द कमिटी जो लगी हुई है, थैंकफुली सो, यंग लॉयर्स को गाइडेंस के लिए सीनियर्स के सेशन करवाने के लिए। कुछ हुए हैं, कुछ और हो सकते हैं। लास्ट इज नोटिस एंड डीड राइटिंग। एक बात मैं और मेरे एक्सपीरियंस से यंग लॉट को बताना चाहूंगा, डू फोकस ऑन योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है, विच शुड रिफ्लेक्ट इन योर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग अगर आप सीख गए,
80% आप वकील बन चुके हो। किस पॉइंट को कैसे प्रेजेंट करना है, पॉइंट प्रेजेंट करना है या नहीं करना है, और कैसे रिलीफ लेना है। स्पेशली इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स द गेम इज ऑन योर ड्राफ्टिंग। शायद आपको मुंह भी ना खोलना पड़े वहां पर जाकर, आपकी ड्राफ्टिंग ही सारी चीज कन्वे कर दे और जज कन्विंस हो जाए पढ़ के कि हाँ ये रिलीफ बनता है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं ड्राफ्टिंग में जस्टिस कंफ्यूज हो रहा है तो शायद आप आधा घंटा माथा मारते रहो, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट शुड बी देयर इन योर हेड, वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी प्रैक्टिस में। सो दीज वर माई लिटिल एक्सपीरियंस, हो सकता है कुछ रह गया हो। आई विल बी अवेयर। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो रह गया, इसका लास्ट पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा, टेक रिसोर्सेज। दिस इज अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। ई फाइलिंग का एक बड़ा अच्छा प्यारा सिस्टम शुरू किया है, हालांकि अभी कुछ डिफिकल्टीज हैं, सिस्टम इज डेवलपिंग, बट काफी हद तक आप चीजें ऑनलाइन घर बैठे फाइल कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ क्लाइंट का एफिडेविट भी वीडियो रिकॉर्ड करके बन सकता है। आपको नोटरी या वैसे जाके एवरीथिंग कैन बी डन सिटिंग एट होम। एक बहुत प्यारी फैसिलिटी है, मैं चाहूंगा आप लोग इस चीज को एक्सप्लोर करें। सेकेंड इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स, दे आर नाउ ओपन टू दिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जाके आप अपने आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पे भी है, बट कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, जैसे गवाहियां आप उनकी विटनेसेस की तो हो जाती है, बट एज अ लॉयर आप वीसी के थ्रू गवाही नहीं करवा सकते। बट आई वुड रिक्वेस्ट थ्रू माय एग्जीक्यूटिव कि हम आर्गुमेंट्स के लिए एटलीस्ट इन कोर्ट्स को वीसी के थ्रू ओपन कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में सोचना होगा। एंड आप भी इस वीसी के मीडियम को एक्सप्लोर करना शुरू करें। लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी है, मीम्स हाई कोर्ट के आते हैं। लास्ट इज ESCR। सर मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। आप यंग लॉयर आए हैं, आपके पास बड़ी बड़ी लॉ फाइंडर हैं, मनु पात्रा है, लॉ ऑक्टोपस है, इन सब्सक्रिप्शंस के पैसे नहीं है, अथॉरिटीज लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए। हमारी लाइब्रेरी ने लॉ फाइंडर की बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, बट अगेन वो कन्फाइंड है टू द लाइब्रेरी, आप जाएं उसको एक्सप्लोर करें। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी आपको दी है, विच इज ESCR। आप गूगल पे ये सर्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर इलेक्ट्रॉनिकली इज प्रोवाइडेड टू यू। ये कैप्चा भरेंगे 8 4 जनरली हम जाते हैं कोर्ट्स में, कोई भी अथॉरिटी सबमिट करते हैं तो हेड नोट्स देकर आ जाते हैं, एंड देन जज आपको जाके बताता है जी इसका हेड नोट तो कुछ और कह रहा है, जजमेंट तो कुछ और बारे में, आपके खिलाफ है ये देख लो रखनी है क्या नहीं। दैट इज अ बमर, वो आपके सामने से आता है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर ये जो अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट ही इनको चढ़ाता है ऑनलाइन। इट इज अ सुप्रीम कोर्ट का सब्सक्रिप्शन, फ्री में टैक्स पेयर्स के पैसे से आपको एक जजमेंट्स मिल रही हैं। इसके जो हेड नोट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री बनाती है। देयर इज अ डिपार्टमेंट विच मेक्स दीज हेड नोट्स। पूरी जजमेंट में जो रेशियोज निकल के आए हैं, लीगल पॉइंट है, उसको समराइज करके वो यहाँ पुट करते हैं, एंड दे आर क्रॉस चेक बाय द ऑथर्स। ये गलत नहीं हो सकते, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। ये टैक्स पेयर्स के पैसे से बना है, फ्री का अवेलेबल है, आप लोग इसको एक्सप्लोर करें। बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट्स यहाँ है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड गिव दिस अथॉरिटी। काम करेगी या नहीं करेगी वो मैं नहीं कह सकता, बट क्लैरिटी है एंड आपको अवेलेबल है। ये लेटेस्ट जजमेंट है जो एंटिसिपेटरी बेल पे आई है कि इफ यू आर confined in custody in some case you can seek anticipatory bail in other case। उस जजमेंट का हेड नोट है, इश्यू फॉर कंसिडरेशन ऊपर लिख दिया इन लोगों ने। हेड नोट्स क्वेश्चन क्या आया था समराइज करके, और व्हाट वाज हेल्ड एज अ रेशियो, दिस इज प्रोवाइडेड। आगे जाके पूरी जजमेंट भी है। ये अगेन सेकंड रेशियो दैट वाज हेल्ड
उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। थर्ड दैट वाज हेल्ड, ये हेड नोट खत्म हुआ है। दीज वर द केस लॉज दैट वर रेफर्ड व्हाइल मेकिंग दिस जजमेंट, एंड यहां से ये जजमेंट शुरू हुआ है। दिस इज द एक्चुअल जजमेंट, जो पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, सारा चीज ये ऊपर आपको मिला हुआ है। सो ये एक रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है। आई रिक्वेस्ट यू एक्सप्लोर, दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सप्लोर एंड will help you in your practice. So with this, I will close my arguments, not arguments, my session. And मैं अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करना चाहूँगा। मेरी हेल्प कहीं भी किसी भी मोड पर ज़रूरत हो, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू, टू गाइड यू। जितना मेरी समझ है उतना मैं आपको ज़रूर एश्योर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आपने मुझे सुना, टाइम दिया। कोई क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम। मुझे लगता नहीं कि हों। एंड अगेन लास्टली थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अजय जी। हमारे युवा साथी ने बड़े विस्तार से, बड़े डिटेल से हमें जो ओरिएंटेशन इनटू एडवोकेसी के बारे में यंग एडवोकेट्स को बताया, चीजें बताई। नोबल प्रोफेशन है, नोबेलिटी क्या है, वी आर द ऑफिसर ऑफ लॉ एज वेल, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ब्रीफ हिस्ट्री, एमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी हमें बताया। और साथ में जो अभी कंक्लूजन के दौरान इन्होंने जो एक डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के बारे में बताया, ये बड़ा एक अच्छी चीज है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज युवा साथी की तरफ से बड़ी प्रिपरेशन के साथ इन्होंने तैयार किया और हमारे बीच में रखा। इस चीज को और आगे बढ़ाने से पहले हमारे बड़े ही आदरणीय श्री अनिंदर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, आए। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मैं गुस्ताखी माफ एक बार बीच में एक जैन में आई थी, शायद इनके याद में रही बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इथिक्स है, एडवोकेसी इथिक्स, उस पर बड़ा विस्तार पे विशेषकर हम जो न्यू कमर्स हैं उनको सोचने की जरूरत होती है, और वो तभी होगी जब हम ठीक सानिध्य में रहेंगे। पीछे कुछ ही सालों से मैं देखने लग रहा हूँ, और ये वही कमी है कि जो हम इस नोबल प्रोफेशन के लिए आने से पहले उसके बेस पे नहीं जाते कि हमने क्या नहीं करना है। जैसे कई बार दीवारों पे लिखा होता है कि फलाना डॉक्टर वहां मिलेगा। ये सोशल मीडिया पे हमारे वकील साहब बगैर नॉलेज के इस बात को कि हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक फीस आ गई, उसको आप वीडियो पे दिखा रहे हो कि मेरे पास इतनी पैसे फीस आई। इट इज वेरी डेंजरस। एक केस में आप उस केस में वकील थे, आप जीत गए, आप सोशल मीडिया पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, उस पर डाल दिया क्या ये वन ए मोर स्टोन। इट इज वेरी, इट इज अगेंस्ट द एडवोकेट एक्ट, और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। परंतु कितनी बार हम बार बार ये कहते हैं कि वकील कोर्ट में असिस्ट करने के लिए होता है, न तो कोई जीतने वाला ना कोई हारने वाला, वो दोनों है। हमने ऐसे ऐसे भी जज देखे हैं जो दोनों तरफ की बहस सुन के और ये कहते हुए थैंक्स फॉर बोथ द एडवोकेट टू असिस्ट मी टू कम टू दैट कंक्लूजन ऑफ दिस केस। इस चीज की कई बार मेरे मन में आई कि वकील बार बार यहाँ में हम देखते हैं कि ऐसी नहीं आनी चाहिए, आगे ध्यान है। अपने दोस्तों को भी बताइए, ये नहीं कि हम आज 100 बैठे या 150, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, कभी भी आ जाए, अब आगे अनजाने में आएगी आगे भी, परंतु उनको ये जरूर कीजिए कि आप इस तरह की एक्टिविटियों को बंद कीजिए। आपके एडवोकेट एडवर्टाइज नहीं कर सकता, किसी केस को जीतने का श्रेय नहीं ले सकता। तो इस चीज पर आप विशेष कर ध्यान रखिए। एक मैं जब शुरू में आया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।
पर ना किसी वकील साहब ने मेरे को ये बताया था, नहीं किसी वकील साहब ने, वो यहीं बैठे हैं, बड़े सीनियर हैं, उन्होंने ये कहा कि आनंदर सिंह, मैं जब शुरू में आया, उन्होंने आनंदर सिंह एक बढ़िया वकील वो नहीं हो सकता जो रोड पर खड़ा होकर या चाकी की दुकान पर जाए, आटे की दुकान पर जाके ये कहते कि मैं वकील हूँ। उसका किरदार झलकना चाहिए, उसका किरदार है, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो सलीका है, वो अपना आप को सब वकील दिखा देगा। ये जगह जगह नहीं कि घर के मामले में इन्वॉल्व करके अपने आप को वो दिखाइए। इस बार में ये हमारा बगीचा है, और जितना हम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। एक ही बात और मैं बताऊं, ये मत सोचिए कि वकील का बेटा है तो उसको कमजोर आएगा, वो अपना कर्म का खाएगा। हम बगैर भी वकील के बेटे हैं, आपने पेशेंस रखना पड़ेगा। आज से 25 साल के बाद में कोई नया लड़का आएगा, वो भी तो एस्टेब्लिश होगा। आप तो आज से 25 साल पहले आ रहे हो, तो हौसले में रहिए। और बढ़िया, भगवान ने मुंह दिया तो रोटी जरूर दी है। किसी ने चौपड़ी मिल जाएगी, किसी ने बिना चौपड़ी, रोटी जरूर मिलेगी। थैंक्स। इंदर जी ने प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताया और बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ बताया, और हम सबको इसको लागू करना चाहिए। जैसा कि नरेंद्र जी ने कहा कि भाई इस वीडियो के साथ साथ अपने जबान से, मुंह से भी जो इस किस्म की चीजें करें, उन्हें टोकें, बताएं और करें कि भाई वी मस्ट प्रोफेशनली, और हमने एथिक्स को फॉलो करें, कहीं भी ऐसी चीजें ना आए। तो अब जी, अब मैं हमारे ऑफिस बेरर और हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स मंच पर आमंत्रित करके हमारे युवा साथी को एक आज के सेमिनार के लिए एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें।